हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। देखो भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं PYQ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कुछ पिछले सालों में आए हुए हैं और उसके हिसाब से हम लोग कुछ स्ट्रेटजी प्लान बना सकते हैं पी ब्लॉक को लेकर के, क्योंकि बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है और बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच में। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक होते थे, बोरॉन फैमिली से लेकर के आपका नोबल गैस तक, लेकिन अब वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। पहले बहुत डिटेल में हुआ करता था पी ब्लॉक, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर उनके कंपाउंड्स भी। नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड हो गया, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस, अमोनिया का हैबर प्रोसेस, बहुत कुछ काफ़ी डिटेल में हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, एनसीईआरटी से तो पूरा डिलीटेड है, लेकिन एनटीए ने नीट के सिलेबस में पी ब्लॉक रखा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत डिटेल वाला पी ब्लॉक रखा है, मैक्सिमम कंपाउंड्स तो हट गए हैं। अब ऐसा पी ब्लॉक है कि जैसा कि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये जो दो चैप्टर साथ में पढ़ाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन पी ब्लॉक का कवर हो जाता है। अदर इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही पढ़ाते होंगे कि मैक्सिमम पोर्शन कवर कर देते हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में। अब जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच गया है, उसके लिए क्या करना है और किस तरह से अब हमें इस बचे टाइम में उसकी तैयारी करनी है। तो है क्या भाई, देखो कि आपको एक तो एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, जितना पोर्शन सिलेबस का है उसे आप रीड कर लीजिए लाइन टू लाइन। दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ पीवाईक्यूज लगाते हैं और उससे देखते हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उससे भी कुछ आइडिया लेंगे। और इसी बहाने से इन क्वेश्चन के थ्रू, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2025 में, पहले बिल्कुल रीसेंट ईयर का हमने उठा लिया है। 2025 में कैसा क्वेश्चन आया है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जनरली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पी ब्लॉक से बनते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन। देखो भाई, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिया गैस बनाता है, नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है। तो क्या कह रहा है कि आर्सेनिक अरसाइन बनाता है, बिल्कुल बनाता है, AsH3, ठीक है, ये भी बनाता है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आर्सेनिक अरसाइन बनाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक। इसी तरीके से अब स्टेटमेंट सेकंड पर आते हैं। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। कह रहा है एंटीमनी नहीं बनाता है। फिर से मैं बार बार कहूंगा, नॉट पर जरूर ध्यान दें। एंटीमनी को कह रहा है कि नहीं बनाता है पेंटाऑक्साइड, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं वो दो टाइप का ऑक्साइड बेसिकली बनाते हैं। मैं जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक M2O3 और एक M2O5, यानी ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं और पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। तो एंटीमनी तो पेंटा ऑक्साइड बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं बनाता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, ये असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट वाला है, तो इसमें जनरली जो ऑप्शन होते हैं ट्रू फॉल्स के होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल। अब यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन निकल करके आई कि नाइट्रोजन फैमिली में दो टाइप का ऑक्साइड बनता है, एक ट्राई ऑक्साइड है, एक पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है। नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है, इसी तरीके से आर्सेनिक आर्साइन बनाता है, फॉस्फोरस फॉस्फाइन बनाता है, ठीक है, या फॉस्फीन बोलते हैं, ठीक है। और एंटीमनी भी बनाता है, SbH3, बिस्मिथ भी बनाता है, बिस्मिथाइन, ठीक। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है भाई। तो अब मैचिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, कि दो लिस्ट दे रखा है और हमको इस साइड हाइब्रिडाइजेशन और शेप पहचानना है। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, और इससे काफ़ी कुछ सीखने वाला है भाई। हाइब्रिडाइजेशन पूरा एक तरीके से आपका रिवाइज होने वाला है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, तरीका ये है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड, वो कितने बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, सबसे सिंपल तरीका और पहचानने का होता है कि जो सेंट्रल एटम है उससे डायरेक्ट कितना एटम जुड़ा हुआ है, उस नंबर ऑफ एटम को ही बॉन्ड पेयर कह देते हैं।
तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि जिनॉन से डायरेक्ट देखो कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो उसका बॉन्ड पेयर 3 हो गया प्लस। अब आइए लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं। अब इसके लिए आपको सबके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो याद होना चाहिए। जिनॉन लास्ट ग्रुप का है, 18वें ग्रुप का है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना लिए, तो 8 में से 6 तुमने निकाल दिए, बचे जिनॉन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, 3 + 1 4, और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। लेकिन मुझे शेप बताना है, अगर 4 के चारों बॉन्ड पेयर होते तो शेप में टेट्राहेड्रल लिखता, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती, लेकिन क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है इसलिए शेप चेंज हो जाएगा और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर पर पिरामिडल हो जाता है। तो ये इसका शेप कुछ इस तरह है, जिनॉन ट्राईऑक्साइड का एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं लोन पेयर हटा कर देखूं तो ये मुझे किस शेप का दिख रहा है, पिरामिड शेप का दिख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पिरामिडल, पिरामिडल शेप। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है, ये हमको मैच खा रहा है जिनॉन ट्राईऑक्साइड का sp3 पिरामिडल। अच्छा इधर मैं लिख दे रहा हूं ABCD और इधर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो A का सेकंड यहां बनाते चलेंगे, A का सेकंड, ये हो गया जिनॉन ट्राईऑक्साइड। अब नेक्स्ट आइए जिनॉन डाइफ्लोराइड बनाते हैं। आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए इसका लिखते हैं बॉन्ड पेयर, जिनॉन डाइफ्लोराइड का बॉन्ड पेयर 2 हो गया, ठीक। स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 एटम डायरेक्ट कनेक्ट हैं। अब जिनॉन का आउटर मोस्ट सेल में 8, 8 में से 2 निकाला, बचे 6। अब जो 6 हैं, 6 का मतलब कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 2 5, और 5 पर क्या होता है sp3d, 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। अब sp3d पर जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री होती है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा अगर हम आगे का और नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी है में है ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग। sp3d का एक ही ऑप्शन है, एक पहला वाला ऑप्शन, तो हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका बी का फर्स्ट हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर ये जो शेप आ रहा है लीनियर, वो लीनियर कैसे आ रहा है। तो sp3d पर TBP होता है, तो चलो TBP एक बार बना के देख लेते हैं, ठीक है। बनाते हैं TBP कैसा होता है। जिनॉन को यहां रखा, TBP का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 3 इक्विटोरियल वाले बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, ये इक्विटोरियल है, और ऊपर वाले ये सब ये क्या है, एक ऊपर एक नीचे, ये एक्सियल है। तो जो 2 फ्लोरीन हमको रखना है वो हमेशा एक्सियल में रखेंगे। आपको याद आना चाहिए बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसे हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं इन टीबीपी। टीबीपी के अंदर की बात मैं केवल कर रहा हूं, उन्हें हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। तो बाकी जहां क्या क्या रखे जाएंगे, 3 लोन पेयर बचे हैं, 3 लोन पेयर मैंने रख लिया। अब अगर मुझे शेप बताना है तो आपको लोन पेयर को इग्नोर करना पड़ेगा और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना पड़ेगा। तो आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखिए तो सिर्फ एक लाइन दिख रही है, एक लाइन का मतलब ये लीनियर हुआ। तो sp3d और इसका जो शेप है वो आपका लीनियर हो गया, ठीक है। तो हमने बी का फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया। अब आइए सी, जिनॉन और फिर एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन। सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसका बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर काउंट करें, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। चलो यहां करते हैं, जिनॉन OF4 के लिए बॉन्ड पेयर हो गया 5, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। अब चलिए हम लोग लोन पेयर काउंट करते हैं। लोन पेयर कैसे काउंट किया जाएगा, जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 8 में से 2 निकाल दीजिए, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन निकाल दीजिए, 6 में से 4 फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 5 और 1 6। तो 6 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3 p के हो गए और 2 बचे d के, sp3d2, 3 2 5 और 1 6।
6 हो गया। अब sp3d2 को लेकर के एक ही ऑप्शन है, तो हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं कि C वाला जो होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, लेकिन हम समझेंगे कि स्क्वायर पिरामिडल कैसे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि sp3d2 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, चलो बना लेते हैं। जिनॉन ये हो गया, ऑक्टाहेड्रल का ऐसा शेप होता है, 4 स्क्वायर में होते हैं प्लेनर, और एक ऊपर होता है और एक नीचे बॉन्ड बनाते हैं। अब मुझे 4 फ्लोरीन रखना है, मान लो मैंने 4 फ्लोरीन ऐसे रख लिया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो बच क्या गया, एक लोन पेयर बच गया। तो जब भी लोन पेयर आ जाता है और मुझे शेप बताना होगा, तो हमें लोन पेयर को इग्नोर करना होगा थोड़ी देर के लिए। आप लोन पेयर को ऐसे हटा लीजिए, और हटाने के बाद देखिए किस शेप का दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है, ये चारों फ्लोरीन मिल करके हो गए स्क्वायर, और एक ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, पिरामिड, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, वो लोन पेयर में लगा दे रहा हूं, स्क्वायर पिरामिडल। तो सी का 4। अब बच गया लास्ट एक ऑप्शन, जिनॉन F6। आइए जिनॉन F6 देखते हैं। बॉन्ड पेयर देखिए, टोटल 6 बॉन्ड एटम लगे हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर 6 हो गया, प्लस क्या कोई लोन पेयर बचेगा। जिनॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 में से 6 निकाला, बचे 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर, 6 + 1 क्या हो गया, 7। और 7 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक S 3p, 3 और एक 4 बच गए 3, sp3d3। अब sp3d3 पर क्या होता है ज्योमेट्री, आप याद करिए, sp3d3 पर ज्योमेट्री क्या होती है, उसको बोलते हैं pbp। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनता है वो देखिए। जिनॉन को मैंने सेंटर पे रखा, और आप 5 कॉर्नर ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक, 5 कॉर्नर इस तरह आपने बना लिया, ये पेंटागोनल के शेप पर आ गया। आप 5 फ्लोरीन रख लीजिए, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। बाई पिरामिडल यानी आपको 2 पिरामिड दिखाना होगा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो एक पर आप फ्लोरीन रखेंगे, जाहिर सी बात है एक लोन पेयर के लिए बच गया। तो अगर मैं शेप बताने की कोशिश करूं, अगर यहां पर एक और बॉन्ड फ्लोरीन लगा होता या कुछ और एटम होता, तो मैं इसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलता। लेकिन यहां पर लोन पेयर आ जाने की वजह से शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, डिस्टॉल्टेड हो गया है। तो अगर मैं लोन पेयर हटा दूं तो मुझे 6 बॉन्ड दिखेंगे, जिसका मतलब ऑक्टाहेड्रल टाइप का कुछ, और क्योंकि शेप बिगड़ गया है लोन पेयर आने की वजह से, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डिस्टॉल्टेड ऑक्टाहेड्रल, sp3d3, यानी थर्ड आपका हो गया d का 3। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा इन्होंने बना रखा है, मतलब जो मैच कॉलम जो इन्होंने बना रखा है, कि अगर मैं शेप ना भी चेक करता तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से हो जा रहा है। ये कब पूछा गया है आपका, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 2023 या 2024 का क्वेश्चन होगा ये। तो शेप अगर आप ना भी निकालते, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से करते तो कर देते फटाफट, क्योंकि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है। अच्छा क्वेश्चन तब ये बनता जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन रिपीट हो जाता किसी क्वेश्चन में, तब आपको शेप भी निकालने की जरूरत पड़ती। लेकिन हमने शेप निकाला है जिससे हमें थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, हमें याद आ जाए कि हाँ शेप वगैरह कैसे बताते हैं, ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, शेप कैसे बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2024 का है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है और स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और इसके बेस पर खुद से करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ये ऑर्डर फॉलो करता है। कह रहा पानी सबसे ज्यादा है, H2TE फिर है, फिर H2SE और सबसे कम H2S है। तो हमें पता करना है क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट वाला कि ये और भी ग्रुप में काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है भी ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स का दे रखा है, हो सकता है नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का पूछ ले, या हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स का पूछ ले। तो पहले इन चीजों को समझने की अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं ऑक्सीजन फैमिली के सारे हाइड्राइड्स को लिख रहा हूं, H2O, H2S ये वाटर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। फिर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन सेलेनाइड, H2S, H2SE, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास H2TE। अब रूल ये कहता है
कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एलिमेंट के एटम के साइज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वंडर वॉल फोर्स बढ़ता है। और जब वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से H2TE का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, जिससे मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले वंडर वॉल फोर्स, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखता है आपस में, वो वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स बढ़ गया, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, तब जाकर वो बॉयल हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2TE का होता है, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर आपको भी पता है कि क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वगैरह लेकर के आता है, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली, ज्यादा टाइट बंधे हुए हैं, और इसी वजह से इनको बॉयल करने में भी टाइम लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये होगा कि अब यहां से तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया नहीं जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो अभी ऑक्सीजन का हो गया काम भाई। अब नीचे जाने पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, लेकिन तो अब हम दूसरा फोर्स अकाउंट में लाएंगे, वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, तो नीचे जाने पर वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बना लेते हैं ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो गया, और सबसे नीचे कौन है, उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। कौन है? H2TE। फिर उससे ऊपर कौन है? H2SE। और सबसे लास्ट में बचा क्या? H2S। यानी H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके अंदर जो वंडर वॉल फोर्स है बाकियों के कंपेयर में सबसे कम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन फैमिली का देख लिया है तो मे बी नाइट्रोजन फैमिली को लेकर भी पूछ सकता है, या हेलोजन फैमिली को लेकर भी पूछ सकता है। तो वो सब देख लेते हैं, तो फिर बाकी सेकंड स्टेटमेंट पर आएंगे। ठीक है, चलो फटाफट और सबका भी देखते हैं। जैसे हमारे पास है HF, और क्या है? HCl, और HBr, और HIA। ये हम हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स देख लेते हैं। HF देखो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में भी क्या है? HF में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। अब आओ, ग्रुप में तो डिसाइड हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी में भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन वंडर वॉल फोर्स क्या हो रहा है तुम्हारा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, वंडर वॉल फोर्स बढ़ जाएगा। वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो मेरे भाई ऑर्डर बना लो। ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा HF का, और उसके बाद किसका ज्यादा होगा? HI का, फिर उसके बाद HBr का, और सबसे लास्ट में हम HCl का देख रहे हैं। सबसे लास्ट में HCl का। ठीक है, सबसे लास्ट में HCl का। देख लो भाई, ध्यान से नोट कर लो ऑर्डर। HF का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HCl का सबसे कम क्यों है? क्योंकि नीचे जाने पर वंडर वॉल फोर्स बढ़ रहा है, और सबसे नीचे आयोडीन है, उसका साइज काफी बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा। वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। HCl के अंदर ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना तो वंडर वॉल फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए उसको सबसे पीछे रखा गया। ये तो हो गया तुम्हारा हेलोजन फैमिली का। अच्छा, एक काम करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास अमोनिया है, फॉस्फीन है, अर्साइन है, ठीक है, स्टेबाइन है, और तुम्हारे पास बिस्मिथाइन। इतने हैं नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्रेट्स। नो डाउट अमोनिया के अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फोन वर्ड याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, अब फॉस्फीन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अर्साइन में नहीं है, स्टेबाइन में नहीं है, बिस्मिथाइन में भी नहीं है, लेकिन नीचे आने पर क्या बढ़ेगा? नीचे आने पर बढ़ता है वंडर वॉल फोर्स, और वंडर वॉल फोर्स आने पर
क्या बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि जैसे हमने ऑक्सीजन फैमिली के लिए ऑर्डर बनाया, वैसे ही हमने हैलोजन फैमिली के लिए ऑर्डर बनाया, तो सेम टू सेम हम नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी ऑर्डर बना दें। यहां भैया अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कर दें, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फिर किसको करें, बिस्मिथाइन को करें, फिर उसके बाद स्टेबाइन को, फिर अरसाइन को, और सबसे लास्ट में फॉस्फीन को कर दे। नहीं, गलत हो जाएगा। तो यही तो खास बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए थोड़ा सा इसको लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है। देखो भाई, केमिस्ट्री पूरी तरीके पर फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। रिजल्ट पहले आया है, रूल्स बाद में बने हैं, ठीक है। हर एक चीज को चेक किया गया है। अब ऐसा नहीं कि हम अंदाजे में बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, भैया इनको बॉयल करके देखा गया कि वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड में रखा है कि भैया अमोनिया कितने पे बॉयल होता है, वाटर कितने पे बॉयल होता है, हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, HF कितने बॉयल पता है होता है, वो सबको पता है, वो रिकॉर्ड करके रखा गया है। तो उसके बेस पर बाद में रूल्स बना दिए गए। अब यहां तो ऐसा कुछ नहीं मिला ऑक्सीजन फैमिली जैसा और हैलोजन फैमिली जैसा। यहां पर क्या हुआ कि अमोनिया का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भले ही कितना स्ट्रांग हो, बिस्मिथ आयन का जो वंडर वॉल फोर्स है, देखो यहां से यहां मैं अलग कर रहा हूं, स्टेबाइन और बिस्मिथ आयन, इन दोनों का जो वंडर वॉल फोर्स है वो ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया से। अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा है। नहीं दिख रहा होगा, देख लो भाई ध्यान से, ठीक है। जो मैं बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। स्टेबाइन और बिस्मिथाइन का वंडर वॉल फोर्स अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, बिस्मिथ आयन का होता है। फिर उसके पीछे आता है SbH3। अब इन दोनों का जो वंडर वॉल फोर्स है, फॉस्फीन और अरसाइन का, इनका जो वंडर वॉल फोर्स है वो वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया से। अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक है, यानी अब अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग पाया गया, इसलिए हम थर्ड नंबर पर अमोनिया को रखेंगे। फिर उसके पीछे अरसाइन को रखेंगे, क्योंकि नीचे जाने पर वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में हम किसको रखने वाले हैं, फॉस्फीन को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो आई होप आपको इस एक क्वेश्चन से बहुत सारा जानकारी निकल कर के आ गया। मैंने सबका ऑर्डर लिख रखा है हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का, इसे आपको लिखना है, समझना है और इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट था वो तो ट्रू निकल गया। अब आइए स्टेटमेंट सेकंड पर। स्टेटमेंट सेकंड में क्या जो बात लिखी गई है, जो अभी मैंने आपको रीजन बताया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप पढ़ेंगे सीधे सीधे लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक पार्ट पढ़ करके बताया जो कि साफ साफ दिख रहा है कि ट्रू है, ठीक है। वाटर का एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। चलो भाई, अगर कोई डाउट वगैरह रह जाता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप 16 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। देखो क्या है, जो 16 ग्रुप है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। तो इनका ग्रुप का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, ठीक। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपका +6 है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आप जोड़ लीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी +6 नहीं शो कर सकता है। ऑक्सीजन के कुछ गिने चुने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, -2 होता है और
+2 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -½ हो सकता है, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं सुपर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में। और क्योंकि +6 तक इसलिए नहीं पहुंच पाता, दो रीजन दे सकते हैं कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता रहूं। पीवाईक्यू करने का यही फायदा होता है कि हम उससे रिलेटेड जुड़े हुए और फैक्ट्स जान सकते हैं। तो अब कह रहा है कि -2 कौन नहीं शो करेगा, इसमें जो पोलोनियम है ना, क्योंकि नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो सबसे लास्ट में पोलोनियम है, पोलोनियम मेटल की तरफ पहुंच चुका है। अब ये मेटल है तो मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आप बहुत कम देखे होंगे, बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि किसी मेटल के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। क्योंकि भैया मेटल की क्वालिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, निगेटिव चार्ज बहुत रेयर केस में आता है, किसी एक आध दो मेटल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट ऑफ 2023 में देखो नीट में फिर से एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, आपको याद होनी चाहिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई बार बार रिवीजन मांगता है। चलिए इसमें देखो क्या कह रखा है, कोक है, डायमंड है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, यानी जनरली कार्बन के एलोट्रॉप्स यहाँ लिखे गए हैं। अब सबका एक देखो ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन एक का दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ डायमंड, फ्लोरीन और ग्रेफाइट इनके हाइब्रिडाइजेशन पर बहुत बार क्वेश्चन बना है भैया। डायमंड में क्या होता है, सभी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन लगे रहते हैं, sp3 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कोवैलेंट नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है, 3D नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर 3D 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड के लिए, मैंने ये बात कही है। अच्छा फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और ग्रेफाइट का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। फ्लोरीन जो होता है वो फुटबॉल शेप यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, या उसी को केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्रेफाइट का क्या होता है ना, उसमें एक वैलेंसी खाली रह जाती है, जिसकी वजह से लेयर्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक दूसरे पर थोड़ा सा फिसलते रहते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत सारी जानकारी निकल चुकी है, मिला लेते हैं। sp3 देखो कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि डायमंड को लेकर के दिख रहा है, तो B का 1 मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। और देखो यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ये ग्रेफाइट की खास बात है, क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, स्लिपरी होता है, स्लिप करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए उसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ग्रेफाइट कोई लिक्विड तो है नहीं, वो सॉलिड स्टेट में है, इसलिए लिखा गया यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, यानी हम डी का सेकंड मैच कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने बहुत सारा रिएक्शन देखा होगा जिसमें कार्बन का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे करते हैं, वो कोक के फॉर्म में होता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया। बचा क्या है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को अभी मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका स्ट्रक्चर रिंग लाइक या केज लाइक होता है, ये देखो केज लाइक। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सी का 4। ठीक भाई, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट आइए, नीट 2023 में एक और लिस्ट वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता चलूं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दो के ऑक्सो एसिड छोड़ के मत जाइएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो भाई, अब इसके लिए भाई स्ट्रक्चर जब तक नहीं पता होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबके स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे, एक ट्रिक टाइप का दिमाग में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैसे बनाते हैं। एक काम करते हैं कि H2SO4 का स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा। H2SO4 दो H2SO4 बना लीजिए। ठीक है, ये एक H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया, एक और बना लो।
ठीक है, ये हमने दो H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया। अब तुम्हें क्या काम करना है, सिर्फ H2 मॉलिक्यूल निकाल दो। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड। H2 निकाल दो माइनस, और H2 निकाल करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, यानी ये स्ट्रक्चर बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, और यहां ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और फिर ये हो गया सल्फर डबल बॉन्ड O और OH। एक OH इसका बचा और एक OH इसका बचा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी दो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल यूज किया गया, पर ऑक्सो यानी पर ऑक्साइड का लिंकेज पाया गया है। देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड का लिंकेज। अब देख लो किससे मैच कर रहा है, इसके पास क्या क्या है। SOH बॉन्ड कितने हैं, SOH और SOH, तो दो SOH बॉन्ड हो गए। चलो ठीक है, क्या कोई SOS है, SOS तो कोई नहीं है। SOOS, इसको लेकर सिर्फ एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज चेक किया जाए, थोड़ा सा स्मार्ट आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, जिससे एग्जाम में काफी टाइम बच सकता है। देखो ऑप्शन ऐसे बना रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगर एक दो चीजें आप पकड़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। SOOS ये एक ही ऑप्शन में है, और कहीं कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ए का थर्ड, कहानी खत्म। अब आ जाइए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, यहां मैं सल्फ्यूरिक एसिड बना दे रहा हूं, S डबल बॉन्ड O, एक OH और एक OH, इसको बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें काउंट कर लो, देखो S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O कितने टोटल बॉन्ड हो रहे हैं, 2S डबल बॉन्ड O पाया गया इसमें। अब मुझे आप खुद देखकर बताइए, क्या किसी और ऑप्शन में 2S डबल बॉन्ड O लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहां भी 4 लिखा हुआ है, सिर्फ एक ऑप्शन ये है 2S डबल बॉन्ड O बॉन्ड, बाकी कुछ और नहीं चेक करना है मुझे, सीधे सीधे 4 हो जाएगा, यानी B का 4, A का 3 एंड B का 4। अच्छा स्ट्रक्चर ध्यान में रखते रहिएगा, पहला स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये A का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इधर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का बना रखा है। नीचे आ जाइए, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं भाई, फिर से वही काम करिए, दो सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं, S डबल बॉन्ड O, एक OH और एक OH। ठीक है, इधर भी करिए, S डबल बॉन्ड O और आपका एक OH एंड डबल बॉन्ड O और एक और OH। ठीक है, दो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, H2O निकाल दो, और H2O निकाल के जोड़ दो। तो H2O निकाल के जोड़ा तो कैसा स्ट्रक्चर बना, S डबल बॉन्ड O, एक OH और सिर्फ एक ऑक्सीजन बच गया लिंकेज के तौर पर, एक ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O और एक OH। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। यही है आपका पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, चलिए अब इसमें आप खुद देख सकते हैं, एक SOS बॉन्ड है, SOS बॉन्ड सिर्फ एक है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही ऐसा बना रखा है 1 SOS, बस कहानी खत्म। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास C का फर्स्ट मैच कर गया। अब लास्ट बचा हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड। चलो भाई सल्फ्यूरस एसिड बना लेते हैं स्ट्रक्चर, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला, H2SO3। ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं स्क्रीन को। H2SO3, S डबल बॉन्ड O और एक OH हो गया, 3 ऑक्सीजन है, और तुम्हारे पास एक OH और लगा दिया हमने। ठीक, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये आपके 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए, ये कहलाएगा आपका H2SO3। चलिए अब H2SO3 के लिए कौन सा ऑप्शन बच गया, सेकंड ऑप्शन, 1S डबल बॉन्ड O और 2 SOH बॉन्ड। ठीक है, यही सेकंड ऑप्शन बचा हुआ है, यानी हमारा हो गया डी का सेकंड, C का फर्स्ट,
देख लीजिए अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ठीक, सी का फर्स्ट, ए का 3, बी का 4 एंड डी का सेकंड, सबके स्ट्रक्चर मैंने बता दिए। कुछ स्ट्रक्चर कैसे याद रखते हैं वो तरीके याद रखिए, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब देखो ये भी स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है और इसमें जो भी स्टेटमेंट पूछ रहा है वो डाई बोरेन को लेकर के पूछा है। डाई बोरेन होता क्या है? डाई बोरेन होता है B2S6। तो चलो डाई बोरेन का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं और डाई बोरेन का स्ट्रक्चर बना करके उसके सारे पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। देखो दो बोरॉन होता है, एक बोरॉन इधर रखा, एक बोरॉन इधर रखा। अच्छा भाई, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, तो आप पाएंगे अगर मैं इसको लिखूं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो s में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करा ले जाओ और कहां ले जाओगे? 2p में। तो अभी देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और आप देखेंगे कि बोरॉन के पास एक खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल है, एक इम्प्टी p ऑर्बिटल है, एक खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल रहता है। यानी बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है और अपना एक खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल कर सकता है। चलो भाई, इस बोरॉन के पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। चलो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ लेगा। तुमको पता है हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन से और हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, अब वो उससे कितनी बॉन्डिंग कर सकता है समझने की कोशिश करो। इधर भी बोरॉन है, एक तो हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक इस हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हाइड्रोजन भी कितने बचे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब या तो एक बोरॉन सिर्फ इस हाइड्रोजन से जुड़ ले, या तो बोरॉन बोरॉन बॉन्ड बना ले, तब हाइड्रोजन बच जाएंगे। अगर बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेंगे, जैसे करके देख लेते हैं एक बार, गलती बना लो इधर इधर, तो ये B2S6 कहां हुआ? ये तो BH3 अलग हुआ, BH3 अलग हुआ। यानी हमें बोरॉन बोरॉन के बीच में भी तो लिंकेज चाहिए ना भाई। तो उसके लिए हाइड्रोजन को एज अ ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या काम करते हैं कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, बोरॉन, इस वाले बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस वाले बोरॉन एटम का एक खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल ले लेंगे और खाली पड़े हुए p ऑर्बिटल के साथ ये आपका ओवरलैपिंग हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा बेंट शेप का बनता है, जिसे हम लोग बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम आप बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बनाना बॉन्डिंग में हुआ क्या है? इस बनाना बॉन्डिंग में हुआ ये है कि बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले बोरॉन का खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल किया गया है। मतलब सेंटर 1 2 3, सेंटर तो 3 इस्तेमाल हुए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इस्तेमाल हो रहा है, एक ये और एक ये। तो इस जो बनाना बॉन्डिंग हुई है, इस बनाना बॉन्डिंग को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जैसे एक ऊपर हुआ है, सेम टू सेम एक ऐसे नीचे भी होगा। इस बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन इन्वॉल्व करेंगे और इस बोरॉन का खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल। तो नीचे भी एक बनाना बॉन्डिंग हो गई और इसे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहेंगे। ये बन गया भाई डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। तो डाइबोरेन में दो बनाना बॉन्डिंग है, या हम इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, अच्छा ये जो बीच वाले हाइड्रोजन है इसे ब्रिज्ड हाइड्रोजन बोलेंगे। अच्छा जो किनारे वाले हाइड्रोजन है उसे टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो मैंने टी लिख दिया, टर्मिनल हाइड्रोजन। तो टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए। और जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन, वो कितने हैं? 2 हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो हम देखेंगे बोरॉन, एक बोरॉन डायरेक्ट कितने एटम से कनेक्ट है?
1, 2, 3 और 4 एटम से डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, तो एक बोरॉन 4 एटम से कनेक्टेड है, इसलिए हर एक बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गया डाइबोरेन के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी है बात। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो चारों हाइड्रोजन होते हैं टर्मिनल वाले, ठीक है, वो क्या है आपके, और दोनों बोरॉन एटम के साथ वो प्लेन में लगे रहते हैं। और ये जो दो हाइड्रोजन ब्रिज वाले हाइड्रोजन, इनको मैं बी बना दे रहा हूं, ब्रिज वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकले होते हैं। और ये जो चारों हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं बोरॉन एटम के साथ। अब चलिए जो ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखो नॉट करेक्ट बोला, देख लेना भैया, नॉट भूलना नहीं है। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं। कह रहा है जो चारों टर्मिनल वाले बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड हैं। चलो देख लेते हैं, टर्मिनल के तो 4 हैं, वो तो क्लियर हो गया पहले ही। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन 1 सेंटर, बोरॉन 1 सेंटर, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जितने सेंटर उतना ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट लिखा है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हमको तो नॉट बताना है। चारों टर्मिनल हाइड्रोजन जो हैं और जो 2 बोरॉन एटम हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया सब एक प्लेन में होते हैं सिवाय इस 2 ब्रिज वाले हाइड्रोजन के, वो आउट ऑफ प्लेन निकला रहता है। थर्ड पॉइंट आइए, बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। कहां है, अभी तो बताया हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, sp3 है। बस यही हमारा ऑप्शन हो गया। हमसे नॉट पूछा है, कौन गलत है, यही ऑप्शन गलत है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, एक यही है। डी वाला भी देख लेते हैं। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो बनाना बॉन्ड है इसी को तो बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक नीचे और एक ऊपर, टोटल 2। ठीक है, तो ये हो गया डाइबोरेन। आई होप आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा भी डाइबोरेन के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। नीट 2021 का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कौन इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वही बातें हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। जैसा पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, हल्का फुल्का पानी में सॉल्युबल होते हैं, लगभग ना के बराबर, क्योंकि नोबल गैस पोलर भी नहीं है या किसी तरह की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करते हैं, या इनके पास बहुत कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं होता है कि वो वाटर के साथ किसी तरह से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इस वजह से नोबल गैस इतनी आसानी से पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाइए, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिखा वेरी हाई, तो मुझे यहीं थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि नोबल गैस के अंदर जो फोर्स पाया जाता है, क्योंकि ये ना तो पोलर है, ठीक है, और ना तो इसमें किसी तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है। नोबल गैस बिल्कुल ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एक फोर्स पाया जाता है वीक वंडरवॉल फोर्स। ये वीक फोर्स है भाई, और वीक वंडरवॉल फोर्स है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कैसे हो सकती है, कम हो सकती है। गलत स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी वाला हो गया। ठीक है, और सी ऑप्शन, नोबल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स, वही तो लिखा हूं, वीक वंडरवॉल फोर्स, इसी को डिस्पर्सन फोर्स बोल देते हैं, ऐसी को एक नाम और देते हैं लंदन फोर्स, वीक लंदन फोर्स। सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, नोबल गैस की पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव में आती है, लार्ज वैल्यू आती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी चेंज होती है, जनरली उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अक्सर क्या होता है, एलिमेंट एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, एकदम कंप्लीट है, जगह नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी काम करेगा, जगह भी नहीं है, तो तुम्हें जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, और वो वैल्यू पॉजिटिव में आने लग जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला लग रहा था। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। ये भी देखो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि
कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है? सिलिका है, सिलिकेट्स है, सिलिकॉन्स है। तो ये जो सिलिकॉन होता है ना, यही भाई कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का जनरल जो होता है R2SiO, ये एक यूनिट होती है। ये यूनिट बार बार रिपीट करती है, रिपीट करने से आपका सिलिकॉन बन जाता है। ठीक है, और भी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे वाटर प्रूफ कोई चीज़ बनानी होती है, ठीक है, उन सब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला भाई क्वेश्चन अच्छा है जो नीट 2018 पूछा गया है। अब ये सब क्वेश्चन तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में कुछ एक्सेप्शनल भी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये क्वेश्चन है, 13 ग्रुप एलिमेंट को लेकर के। तो 13 ग्रुप में है आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो होता क्या है भाई, आपने ये पढ़ रखा है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है हमारा? सबसे छोटा बोरॉन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर बढ़ते जाओ गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से काम नहीं करता है। ठीक, अब एक्सेप्शनल ऑर्डर पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक, होता क्या है कि ये जो गैलियम होता है, गैलियम थोड़ा सा छोटा हो जाता है एल्युमिनियम के कंपेयर में। तो सही ऑर्डर है बोरॉन के बाद गैलियम को ले आओ और देन एल्यूमिनियम रखो, बाकी अपने ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो सिर्फ एक्सेप्शन एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में है, ये सही ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर। पहले तो आपको करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एक्सेप्शन कहां पाया गया? एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। रूल क्या था? टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, यही तो रूल है अपना। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में ये रूल फॉलो नहीं कर पाया। रीजन आपको बताते हैं। देखो है क्या, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं चीज़ों को समझाने के लिए एक साथ लिख दे रहा हूं। अब कोई ये ना कहे कि सर 3D तो बाद में आता है और आपने तो पहले लिख दिया। ठीक है, वो मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक साथ अरेंज करके दे दिया। देखो 4s2 4p1 क्या है? तुम्हारा आउटर शेल है, ये आउटर शेल है। और ये तीसरा वाला जो सेल है वो इनर शेल है। और जब कभी भी इनर शेल के अंदर D10 आ जाए, D10 इनर शेल में जब D10 आ जाता है तो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल में आपका D10 आ गया, D10 आ जाए या F14 आ जाए, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? शील्ड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है, दूर हो जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को D10 रोक नहीं सकता। तो जब रोक नहीं सकेगा तो न्यूक्लियस गैलियम का जो है वो सारा पावर कहां लगाएगा? सारा पावर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। और जब सारा पावर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो न्यूक्लियस उसको टाइटली पकड़ा है, टाइटली पकड़ा हुआ है, मतलब स्लाइटली धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लिया। जब अपनी तरफ खींचेगा तो रेडियस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसलिए गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कम है, उसमें तो D10 तो आने वाला नहीं है। एटॉमिक नंबर 13 है, आप बना के देख लीजिए 13। ठीक है, आई होप आपको शॉर्ट में ये रीजन समझ में आ गया होगा कि गैलियम के आउटर शेल ये है, इनर शेल में D10 आ चुका है। D10 की वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाती, खराब हो गई। यानी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब सीधा सीधा कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को रोक नहीं पाएगा, शील्ड नहीं कर पाएगा। सारा अट्रैक्शन फोर्स 4 पे पड़ने वाला है, आउटर शेल पर। आउटर शेल पे पड़ेगा, अपनी तरफ खींचने लगा तो रेडियस कम होने लगी। ठीक, यही रीजन है कि गैलियम का रेडियस कम हो जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपका डी हो गया। ठीक है, 2018 क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए फिर से आपके पास एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है, कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, लिस्ट 1 में ये जो कंपाउंड्स लिखे गए हैं, ये कंपाउंड्स इंटर हैलोजन कंपाउंड है, इंटर हैलोजन। ठीक है, हैलोजन्स, और उनका यहां पर शेप मैच करना है। अब पहले सवाल ये उठता है कि भैया इंटर हैलोजन होता क्या है?
इंटर हेलोजन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ABN टाइप का होगा, और जहां पर n क्या होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अच्छा, जो A लिखा होगा वो आपका लार्ज साइज का हेलोजन होना चाहिए, लार्ज साइज का, और जो B लिखा होगा वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। ठीक, हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपस में ही मिलाकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसे इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इंटर हेलोजन कंपाउंड की ये शर्तें हैं, ए बी एन टाइप का, एन की जगह पर 1, 3, 5, 7 इन्हीं 4 नंबर में से कोई होगा, ए की जगह पर कोई लार्ज साइज और बी की जगह पर कोई स्मॉल साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ClF3 लिखा, BrF5 लिख दिया, IF7 लिख दिया या ClF लिख दिया। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। आप देख सकते हैं पहले मैंने बड़े साइज के एलिमेंट को रखा है, क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा होता है, नंबर भी 1, 3, 5, 7 में से ही है। जो भी पहला एलिमेंट दिखेंगे आप बड़े साइज का होगा। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट छोटा हो गया तो वो इंटर हेलोजन नहीं माना जाएगा। ठीक, अब आपको कह रहा है कि इनका सबका शेप पता करिए, तो एक X है, एक X डैश, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक ये हेलोजन है, एक दूसरा हेलोजन है, इसका अच्छा नंबर कितना है, 1, यानी यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 7। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। शेप वगैरह आप तभी बता सकेंगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, चलो भाई, अब हम बात करते हैं पहले एक्स डैश का। कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर। सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रल एटम से कितना एटम डायरेक्ट कनेक्ट है, एक, तो वो उसका हो गया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। पीछे करा के आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हेलोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक ने बॉन्ड बना रखा है तो बच गए 6, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 3 1 4, 4 पर होता है sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, तो आप पहले टेट्राहेड्रल जैसा बनाएंगे। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है भाई, लेकिन एक ही एक्स डैश जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो लोन पेयर हो गए। तो क्या करना है, शेप कैसे बताया जाता है, शेप बताया जाता है कि आपको लोन पेयर छुपा कर देख लीजिए, लोन पेयर सारे हटा के देखिए, आप लोन पेयर इग्नोर कर दीजिए तो आप देखेंगे सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, लाइन का मतलब लीनियर। तो एक्स एक्स डैश का ऑप्शन नंबर हो गया 3, यानी ए का 3 यहां मैं लिखता चल रहा हूं, ए का 3 यानी वो लीनियर है। अब आइए एक्स एक्स डैश 3, अब इसका निकालते हैं। चलो भाई लोग इसका निकाल के देखते हैं। एक्स एक्स डैश 3 का, ठीक, पहले आप भी ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितना हो गया, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में से 3 निकाला, बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 3 2 5, 5 पर क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो चलो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनाते हैं। ये होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर। अब इसमें मुझे 3 एक्स डैश लगा देने हैं, 3 एक्स डैश लगाइए, 1 2 और ये हो गया 3, ये 3 एक्स डैश लगा दिया, बच गया 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर यहाँ हो गया। अब आप लोन पेयर हटा कर बस देखिए ये किस शेप का दिख रहा है, थोड़ा देर के लिए लोन पेयर हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए लोन पेयर हटाइए, तो आपको दिखेगा कि ये कुछ इस तरह दिख रहा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, टी शेप, ये आपको दिख रहा है टी शेप, ये कहलाता है। ठीक है, तो भैया टी शेप कोई ऑप्शन है, ठीक है, 1, यानी बी का हो गया तुम्हारा फर्स्ट। चलो भाई और देखते हैं, कह रहा है एक्स एक्स डैश 5। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ में आए, एक्स एक्स डैश 5। ठीक है, चलो इसको निकालें। पहले बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 5, देखो 5 एटम डायरेक्ट कनेक्ट है। अब लोन पेयर पर आते हैं, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 निकाला, 2 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 6 6 का मतलब हो गया sp3 और d2। sp3 d2 पर होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया। चलो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, एक्स रखा, ऑक्टाहेड्रल के लिए 4 ऐसे स्क्वायर में बनाते हैं और 2 एक ऊपर एक नीचे। अब मुझे 5 एक्स डैश लगाने हैं, 5 एक्स डैश लगा लो,
1 2 3 4 5, ये सब एक्स डैश वाले हो गए। एक लोन पेयर बच गया। अब अगर एक लोन पेयर हटा कर देखा जाए तो ये कैसा शेप दिख रहा है, देखो किस तरह का शेप ले रहा है। ये चारों जो हो गए वो एक स्क्वायर हो गए, तो ये तुम्हारा एक स्क्वायर हो गया, और ऊपर एक क्या निकला हुआ है, पिरामिड, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, लोन पेयर बना लीजिए आप। एक्स एक्स डैश 5 का देख लीजिए स्क्वायर पिरामिडल, यानी सी का 4 नंबर, सी का 4 नंबर। नेक्स्ट आइए, अब क्या है तुम्हारे पास, एक्स एक्स डैश 7, एक्स एक्स डैश 7। ठीक है, ये हो गया। चलो टोटल क्या है तुम्हारे पास, 7 हैं, तो हो गया तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर 7। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 0। 7 के 7 हो गए, लोन पेयर कोई नहीं बचा, तो 7 पर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी sp3 एंड d3, sp3d3, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कोई है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है, ये हो गया तुम्हारा डी का सेकंड, डी का सेकंड। ठीक है, ये तुम्हारे ऑप्शन मैच कर गए हैं। ठीक, अच्छे ढंग से देख लीजिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या क्या कैसे कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई ये इनका जनरल फॉर्मूला है ABN टाइप का, और N क्या हो सकता है, A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है। ठीक, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले आपने देखा कि अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन शेप और स्ट्रक्चर बताने के लिए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं होता, स्टेरिक नंबर से आप निकाल सकते हैं, सिंपली निकाल रहे हैं। देखिए जितने एटम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं उसको बॉन्ड पेयर मान लेते हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे आइडिया है तो हम लोग लोन पेयर भी बता सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, नीट 2015 का भी ये क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3, यहाँ PO2 कर लीजिए, H3PO2 इज ड्यू टू। ठीक है, कह रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है, आखिर ऐसा क्यों है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, एक OH लगा होता है और 2 डायरेक्ट हाइड्रोजन लगे होते हैं फॉस्फोरस से। अभी क्या है, ये जो 2 डायरेक्ट हाइड्रोजन लगे हैं ना फॉस्फोरस से, इनकी वजह से वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसा देखो कोई ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन देखो 1 OH ग्रुप, एक OH ग्रुप पाया जा रहा है और 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। तो मैंने नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा लेने की कोशिश किया है जिसमें आप पी ब्लॉक को जान पाए कि अभी रिसेंट में कैसा पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो इसको लेकर बहुत सारा वो है ना कि एनसीईआरटी में शामिल नहीं है, एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है पी ब्लॉक का, तो किस टाइप का क्वेश्चन आया। तो आपने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पी ब्लॉक का ऐसा है कि जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल के नॉलेज से हो जा रहा है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे घबरा रहते हैं पी ब्लॉक को लेकर के। आप पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पर कमांड अच्छे ढंग से करिए, बाकी PYQ लगाइए और एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत मदद मिली होगी तैयारी में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।